हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है, आज से हम सीखेंगे हिंदी के बारे में। हिंदी में जो वर्णमाला होती है उसको सीखेंगे और जो अव्यय होते हैं उनको सीखेंगे, जो पत्र किस तरह लिखे जाते हैं उनको सीखेंगे। सारी बातें हम आपके अब हिंदी से रिलेटेड बनाएंगे, ताकि जो जो एग्जाम में पूछा जाता है वही हमारा फंसता है, और सारी बातें हम हिंदी से आप लोगों को बताएंगे। देखो, आज हमारा टॉपिक है वर्ण रचना। वर्ण रचना के बारे में हम सीखेंगे। देखो, कुछ वीडियो हमने बनाए थे, लेकिन वो क्या थे, वो छोटे बच्चों के लिए हमने बना दिए थे। जो छोटे बच्चे थे तो उनके सिलेबस में जितना होता था उसको हमने बताया था। आज से हम कंपटीशन लेवल की हिंदी बताने जा रहे हैं। देखो, वर्ण रचना क्या होती है, तो मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसलिए ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। इसलिए ध्वनि को क्या माना जाता है, अभिव्यक्ति न्यूनतम इकाई माना जाता है। और हिंदी वर्णों की मूल संख्या कितनी है, वो 44 है, 44। और कुल कितनी है, तो 52 है। देखो, मूल संख्या 44 है और कुल कितनी है, तो 52 है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी में वर्णों की कुल कितनी संख्या है, तो कुल कितनी है, तो 52 है। आप लोग 52 लिखेंगे। और मूल जब पूछे कि मूल कितनी संख्या है, तो 44 है, तो 44 पे टिक करना। फिर आगे देखो, फिर हिंदी के वर्णों का वर्गीकरण। हिंदी के वर्णों का वर्गीकरण देखो, इसका वर्गीकरण 3 रूपों में होता है। इसका वर्गीकरण 3 रूपों में होता है। पहला क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा है वायु संवेग के आधार पर। वायु संवेग के आधार पर। तीसरा है तारत्व के आधार पर। तारत्व के आधार पर। फिर देखो, उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी का वर्गीकरण देखो, हिंदी के वर्णों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर वर्ण। संपूर्ण वर्णों को 2 रूपों में बांटा गया है। जो जितने भी वर्ण हैं उनको 2 रूपों में बांटा गया है उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। एक है हमारा स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण क्या होते हैं उनको देखो। जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है और जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। इनकी संख्या 11 होती है। देखो कौन कौन से, आ, बड़ा, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ। ये 11 होती है इनकी वर्णों की संख्या। फिर देखो स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद, तो स्वर वर्ण के मुख्य 2 और कुल 4 भेद हैं। मुख्य 2 हैं और कुल 4 हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर, चौथा है प्लुत स्वर। देखो, मुख्य रूप से 2 होते हैं और कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं। नोट दिया गया, कुछ विद्वान संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को एक साथ जोड़कर स्वर वर्णों के भी भेद 3 बताते हैं। और कुछ विद्वान क्या हैं, वो संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को एक साथ जोड़कर स्वर वर्णों के भेद 3 मानते हैं। परंतु स्वर वर्णों के कुल 4 भेद मानना चाहिए। परंतु क्या है, स्वर वर्णों के कुल कितने भेद मानना चाहिए, 4। तो आप कितने मानेंगे स्वर वर्णों के भेद, तो 4 मानेंगे। फिर देखो, फिर पहला आता है हमारा ह्रस्व स्वर। पहला आता है ह्रस्व स्वर। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में
जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे उन्हें हरफ स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हरफ स्वर कहते हैं। अब देखो, हरफ का मतलब क्या होता है? छोटा होता है, कम होता है। हरफ का मतलब कम या फिर छोटा जिसको कह सकते हो। और इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जैसे कौन कौन? आ, ई, उ, री। आ, ई, उ, री, ये 4 वर्ण होते हैं जो हरफ स्वर होते हैं। फिर नोट दिया गया है। देखो, ज़्यादातर क्वेश्चन नोट से ही फंसते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना। हरफ स्वर वर्ण को मूल स्वर वर्ण भी कहते हैं। जो हरफ स्वर वर्ण होते हैं उनको मूल स्वर वर्ण भी कहते हैं। फिर दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दूसरा क्या आता है? दीर्घ स्वर। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हरफ स्वर से 2 गुना अधिक समय लगे। देखो, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हरफ स्वर से 2 गुना अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी मूल संख्या 3 होती है और कुल 7 होती है। मूल संख्या कितनी होती है? 3 होती है और कुल 7 होती है। तो मूल संख्या जैसे आ, ई, उ, तो ये 3 होते हैं। फिर तीसरा आता है संयुक्त स्वर। जो स्वर 2 स्वर वर्णों से मिलकर बने होते हैं। जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे ए, आए, ओ, आओ, ये 4 होते हैं। ए देखो किससे बना होता है? तो आ, फिर आ या फिर आ प्लस ई या फिर ई। एक है हरफ आ, एक है दीर्घ आ, दूसरा हरफ ई, दूसरा है दीर्घ ई। इन दोनों के वर्णों से ए बनता है। फिर आए देखो, आ, ए, आए, इन दोनों से मिलकर बनता है ऐ। ओ देखो, आ, उ, इन दोनों से मिलकर बनता है ओ। फिर देखो आ, ओ, औ, इन दोनों से मिलकर बनता है औ। कुछ विद्वान संयुक्त स्वर वर्ण को दीर्घ स्वर वर्ण के साथ जोड़कर दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या 7 बताते हैं। और कुछ विद्वान क्या करते हैं? संयुक्त जो स्वर वर्ण होते हैं उनको दीर्घ स्वर वर्ण के साथ जोड़कर दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या 7 बताते हैं। फिर चौथा था प्लुत स्वर। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में स्वर हरफ स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में हरफ स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 1 होती है। जिससे ओम होती है, इसकी संख्या क्या होती है? 1 होती है। देखो, अब विद्वानों का क्या कहना है? कुछ विद्वान प्लुत स्वर वर्ण को जोड़कर हिंदी में वर्णों की संख्या 12 बताते हैं। कुछ विद्वान क्या करते हैं? प्लुत स्वर वर्ण को जोड़कर हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 12 बताते हैं। और कुछ विद्वान दीर्घ री और तथा री को जोड़कर हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 14 मानते हैं।
कुछ विद्वान प्लुत स्वर को जोड़कर 13 बताते हैं और कुछ विद्वान दीर्घ री और लृ को जोड़कर 14 बताते हैं। परंतु हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 माननी चाहिए। तो आप लोग कितनी मानेंगे? 11 मानेंगे। फिर आगे देखो, फिर अन और आह ना ही स्वर माने जाते हैं और ना ही व्यंजन माने जाते हैं। जो अन है और आह है ये ना ही स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन माने जाते हैं। इन्हें अयोग व नपुंसक वर्ण कहते हैं। जिसे आपसे पूछ ले नपुंसक वर्ण कौन कौन है, तो अन और आह होते हैं। अन को अनुस्वार कहते हैं और आह को विसर्ग मानते हैं। अन को अनुस्वार मानते हैं और आह को विसर्ग मानते हैं। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 4 होती है। हिंदी में मूल स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 4 हैं। आ, ई, उ और री। आ को शहीद वर्ण भी कहते हैं। आ को क्या कहते हैं? शहीद वर्ण भी कहते हैं। अब देखो वर्णमाला। वर्णमाला अक्षर या फिर वर्ण लघुत्तम वा की ध्वनि को, छोटी छोटी वा की ध्वनि को, बोलने वाली ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अथवा वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला ऐसी वर्णमाला में सभी वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। वर्णमाला में सभी वर्णों की संख्या 52 है। अब देखो वर्णमाला एक दृष्टि में, वर्णमाला एक दृष्टि में देखो कैसे पढ़ेंगे। तो इसमें हम पूरा आपको वर्णमाला सिखा देंगे एक ही दृष्टि में, फिर उसको बाद में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, लेकिन इसमें 3 भेद बताए गए। स्वर जिनकी स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। व्यंजन इनकी कुल संख्या कितनी है? 39 व्यंजन है। फिर अयोगवाह, अयोगवाह में कितने हैं? 2 होते हैं, 2 वर्ण होते हैं। फिर अब व्यंजन आया है, तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्वैत व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्वैत व्यंजन। संयुक्त स्पर्श व्यंजन की मूल संख्या 33 होती है और संयुक्त व्यंजन की मूल संख्या 4 होती है और द्वैत व्यंजन की कुल संख्या 2 होती है। स्पर्श व्यंजन के 3 भेद होते हैं, एक होता वर्गीय, दूसरा होता अंतस्थ, तीसरा होता ऊष्म। वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं जो वर्ग में रहते हैं और अंतस्थ व्यंजन जो 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। अब देखो द्वैत व्यंजन कौन कौन, तो एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। अनुस्वार में अन आता है, विसर्ग में आह आता है। तो एक ही दृष्टि में पूरी वर्णमाला आपको समाप्त हो जाएगी। फिर देखो व्यंजन वर्ण, स्वर के बारे में तो हम सीख लिया, अब व्यंजन वर्ण के बारे में जानते हैं। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं और इसे हम ही व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की मूल संख्या
33 होती हैं और कुल 39 होती हैं। हिंदी में मूल संख्या कितनी होती है व्यंजन की? 33 होते हैं और कुल 39 होती है। अब व्यंजन वर्ण के भेद देखो, व्यंजन वर्ण के भेद तो कुल इसके 6 भेद हैं। कुल कितने हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से? तो पहला स्पर्श व्यंजन, का से मा तक जो स्पर्श होते हैं। फिर दूसरा अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन हुआ। तीसरा ऊष्म व्यंजन, शा, 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 हा। चौथा संयुक्त व्यंजन, छात्रा, ज्ञा, श्रा। सातवां है द्विगुण व्यंजन। पांचवा है द्विगुण व्यंजन, अढ़ा, अढ़ा। फिर छठा वैदिक, जो इस तरह का लिखा जाता है, का मॉडल। अब देखो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालव्य, दंत, मूर्धा, ओष्ठ आदि का अधिक प्रयोग होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में क्या हो? कंठ, तालव्य, दंत, मूर्धा, ओष्ठ आदि का प्रयोग होता हो, वही हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनकी मूल संख्या 16 और कुल 25 होते हैं। मूल कितनी होती है? 16 होते हैं और कुल 25 होती हैं। अब देखो, अब वर्ण लिखे हैं का से मा तक। अब जैसे क, ख, ग, घ, ङ, ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं। और च, छ, ज, झ, ञ, ये हमारे तालु से बोले जाते हैं। फिर ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये मूर्धा होते हैं। त, थ, द, ध, न, ये दंती होते हैं। प, फ, ब, भ, म, ये हमारे ओष्ठ होते हैं। और जो ऊपर के 4 लाइन होते हैं और इनमें के 4 अक्षर होते हैं, तो ये मूल स्पर्श व्यंजन होते हैं। मूल स्पर्श व्यंजन ये 16 होते हैं, मूल स्पर्श व्यंजन। और जो ये होते हैं अभी आगे बताएंगे, ये हमारे नासिक के होते हैं। देखो, फिर नोट दिया गया है। नोट में दिया गया है इन 25 वर्णों को एक शब्द में उदित कहते हैं। इन 25 वर्णों को एक शब्द में उदित या फिर उच्छिप्त कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन देखो, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ खींची जाए। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में क्या हो? श्वास अंदर की तरफ खींची जाए, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व, इनकी संख्या 4 होती है। नोट दिया गया, या और व को अर्धस्वर भी कहते हैं। या और व को क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कहते हैं। फिर दूसरा था ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण से शरीर में गर्मी पैदा हो। शरीर में क्या हो? गर्मी पैदा हो, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजन उच्चारण से शरीर में जब गर्मी पैदा होगी तो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे शो, खो, शो, ह, शो, खो, शो, ह। फिर आता है हमारा संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन वर्ण दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं। जो व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? 2 व्यंजन वर्ण से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ देखो, छ किससे बना है? तो क और श से बना है। क और श से बना है। त्र किससे बना है? त और रा से बना है। त और रा से बना है। ज्ञ किससे बना है? ज और यहाँ से बना है। ज यहाँ से बना है। फ्रा किससे बनता है? तो फ और र से बना है, फ्रा। फिर आता है द्विगुण व्यंजन। देखो, चीजों को सिर्फ समझते चलो, वर्णमाला में है कुछ नहीं, सिर्फ चीजों को समझो। फिर आता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन
जिन व्यंजन वर्णों में दो व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाएं, जिन व्यंजन वर्णों में दो व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाते हैं उन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। अढ़ अढ़ा, अढ़ अढ़ा, ये 2 होती हैं। द्विगुण व्यंजन वर्ण को उच्छिष्ट व्यंजन या आगत व्यंजन, निर्मित व्यंजन आदि नामों से भी जाना जाता है। तो जो द्विगुण व्यंजन होते हैं उनको उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं, आगत व्यंजन भी कहते हैं, निर्मित व्यंजन भी कहते हैं। इनके नामों से जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विगुण व्यंजन के उदाहरण बताइए या फिर उच्छिष्ट व्यंजन के उदाहरण बताइए, या इनमें से निर्मित व्यंजन कौन सा है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। फिर आता हमारा वैदिक व्यंजन। जो व्यंजन वर्ण केवल वेदों तक सीमित रह गया हो, जो व्यंजन वर्ण केवल वेदों तक ही सीमित रह गया हो, हिंदी में जिसका प्रयोग नहीं होता, हिंदी में जिसका प्रयोग नहीं होता उसे वैदिक व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 1 होती है, जो इस आकार की लगभग में होती है। फिर नोट दिया गया, इसे लुंठित ड या लुंठित र भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लुंठित द या लुंठित र भी कहते हैं। मराठी भाषा में आज भी इसका प्रयोग हो रहा है, और जो मराठी भाषा है उसमें भी आज भी इसका प्रयोग हो रहा है। ये देखो, हिंदी में फारसी भाषा के 5 वर्ण हैं। हिंदी में फारसी भाषा के 5 वर्ण हैं। कौन कौन? क, ख, ग, ज, फ। नीचे एक एक बिंदी रखी है, तो ये फारसी वर्ण के होते हैं, फारसी भाषा के। हिंदी में तुर्की भाषा के 2 वर्ण हैं। तुर्की भाषा के 2 वर्ण हैं, अढ़ा अढ़ा, ये 2 हैं। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा का 1 वर्ण है, जिसको कहते हैं ओ। इस आकार का होता है, जिस पर जैसे आ लिख दो फिर उस पर इस आकार का बना दो, तो वो इंग्लिश भाषा का है। फिर वायु संवेग के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा बाहर निकले अल्प प्राण कहलाते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। देखो, व्यंजनों के उच्चारण मुख से जब कम हवा निकलेगी तो अल्प प्राण कहलाते हैं, जब ज्यादा हवा निकलेगी तो महाप्राण कहलाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग की, जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी, 5वीं ध्वनि क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी और 5वीं ध्वनि अल्प प्राण होती हैं। जिससे देखो क, ग, ग और यारा ला वा और यारा ला वा, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो सारे, और प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी, 5वीं ध्वनि अल्प प्राण होती है। फिर महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा बाहर निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं, वे महाप्राण व्यंजन कहलाते। देखो, जब व्यंजन के उच्चारण से अधिक मुख से हवा बाहर निकलेगी तो उन्हें महाप्राण, जब कम हवा निकलेगी तो अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी और 5वीं और जितने अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो सारे हमारे अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण प्रत्येक वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनि हमारी महाप्राण होते हैं, और जितने भी ऊष्म व्यंजन होते हैं वो, जैसे ख, ग, ख और घ, जैसे कहते हो क, ख, ग, घ, तो क हमारा अल्प प्राण है और ख हमारा महाप्राण है, फिर ग हमारा अल्प प्राण है, फिर घ हमारा महाप्राण है। और जितने भी ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, ह आदि सारे हमारे क्या होते हैं?
महाप्राण होते हैं। नोट दिया गया है, प्रत्येक स्वर ना तो अल्प प्राण है और ना ही महाप्राण है। ये इतना ध्यान रखना, जितने भी स्वर हैं वो ना तो अल्प प्राण है और ना ही महाप्राण है। फिर तारत्व के आधार पर देखो, तारत्व के आधार पर दो प्रकार के दो भेद बताए गए हैं, वर्ण के दो भेद बताए गए। एक होता सघोष, जिसको संघोष भी कहते हैं, दूसरा होता अघोष। सघोष और अघोष। घोष देखो या सघोष देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन पैदा होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन पैदा होता है उसे घोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष होता है। प्रत्येक वर्ग का कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हमारा संघोष या घोष होता है। जिसे ग, घ, अंगा, ज, झ, य आदि ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये सघोष वर्ण होते हैं या घोष वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अक्षर। फिर नोट दिया गया, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन हा घोष वर्ण है और प्रत्येक जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं या र, ल, व और जो हा है ये हमारे क्या है? घोष व्यंजन है। प्रत्येक स्वर वर्ण भी हमारे घोष वर्ण हैं। सारे स्वर हमारे क्या हैं? घोष वर्ण होते हैं। फिर देखो, अघोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में, अघोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में त्वरत्व या प्रकंपन न पैदा हो। देखो घोष संघोष में उसमें तारत्व या प्रकंपन पैदा होता था, इसमें न पैदा हो, उससे उसका उल्टा, और उसे अघोष वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है? ये अघोष वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है? अघोष वर्ण होता है। जैसे क, ख, च, छ आदि, और जितने भी ऊष्म व्यंजन हा को छोड़कर जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं स, ख, स, ह, स, ख, स, ये हा को छोड़कर सारे हमारे क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण होते हैं। अब जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे पूछ लिया जाता है कि ख, इस तरह ने जैसे पूछा जाता है महाप्राण अघोष वर्ण हमारा कौन सा है? व्यंजन में महाप्राण अघोष वर्ण हमारा कौन सा है? तो इसमें महाप्राण आपको देखना है, तो महाप्राण कौन सा होता है? चौथी और दूसरी वर्ण होता है। और अघोष में देखना है तो अघोष में हमारा क्या होता है? दूसरा वर्ण और प्रथम वर्ण, ये अघोष होते हैं। जो दूसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। फिर आगे देखो, फिर थोड़ा सा और बचा है बस। फिर आता है हमारा वर्ण और उनके उच्चारण स्थान। वर्ण और उनके उच्चारण स्थान देखो, उच्चारण स्थान और कुछ वर्ण दिए गए हैं और उनके उच्चारण स्थान बताए गए। पहला है कंठ। पहला उच्चारण स्थान कंठ में क, ख, ग, घ, अंगा, ये इतने आते हैं। का जो प्रथम वर्गीय व्यंजन होता है क, ख, ग, घ, अंगा, ये इतने आते हैं। और जो छोटा आ होता है और हा होता है और जो विसर्ग होता है ये हमारा किस में आता है? कंठ में आता है। तालु में देखो च, छ, ज, झ, य, ये इतने आते हैं 5 वर्ण। और ई आता है और श आता है, य आता है, ज्ञ आता है, ये इतने हमारे किस में आते हैं? तालु में आते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं। फिर मूर्धा में ट, ठ, ड, ढ, अड़ा
और री आता है, र आता है, ख आता है, ये जिसको खस कहते हो, सा। फिर दंत में देखो, दंत में त, थ, द, ध, न, लरी आता है दीर्घ, लरी आता है, ल आता है और दंती स आता है। फिर ओष्ठ में देखो, प, फ, ब, भ, म, ये 5 वर्ण आते हैं और जो उ होता है वो आता है। दंतोष्ठ में, दंत और ओष्ठ में कौन आता है, तो व आता है। यहाँ से आपके ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं, जैसे व हमारा कंठोष्ठ है कि दंतोष्ठ है, कंठ तालब है कि कंठ मूर्धा है, तो आपसे जो ऑप्शन में दिया रहेगा वो टिक कर देना जो सही होगा। जैसे दंतोष्ठ होता है वहाँ, तो दंतोष्ठ पर टिक कर देना। फिर कंठोष्ठ में ओ और अ आता है, कंठोष्ठ में ओ और अ आता है। कंठ तालब में ए आए आता है, कंठ तालब में ए आए आता है। कंठ मूर्धा में छ आता है, कंठ मूर्धा में छ आता है। दंत मूर्धा में त्र आता है, दंत और मूर्धा में त्र आता है। ताल मूर्धा में स्र आता है, ताल मूर्धा में स्र आता है। और नासिक में, नासिका में क्या आते हैं, अंगा, इया, अड़ा, न, म, ये सारे हमारे नासिक में आते हैं। फिर देखो बस थोड़ा सा और बचा है, वर्ण रचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वर्ण रचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे नोट दिया गया, हिंदी में काकल्य वर्ण, हिंदी में काकल्य वर्ण स्वर यंत्रमुखी, जिसको कहते हैं स्वर यंत्रमुखी वर्ण केवल एक है, जो कौन है, हा है। काकल्य वर्ण हमारा कौन है, हा है। हिंदी में वत्स वर्ण कितने हैं, 4 हैं, र, ल, ज, स, र, ल, ज, स, ये वत्स वर्ण है। वत्स का अर्थ होता है दंत के निचले भाग से बोले जाने वाले अक्षर, दंत के निचले भाग से बोले जाने वाले अक्षर होते हैं, वत्स उसको कहते हैं। फिर देखो, हिंदी में स्पर्श संघर्षी वर्ण 4 हैं, स्पर्श संघर्षी वर्ण ये कितने हैं, 4 हैं, च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, ये 4 हैं स्पर्श संघर्षी वर्ण। हिंदी में संघर्षी वर्ण 3 हैं, श, ख, श, श, ख, श, ये 3 हैं संघर्षी व्यंजन, संघर्षी वर्ण। और विव्रत वर्ण केवल 1 है, जो आ होता है। विव्रत का मतलब खुला हुआ, विव्रत का अर्थ होता है खुला हुआ, जो कितने अक्षर हैं, 1 है। अर्धविव्रत में 3 अक्षर होते हैं, 3 अक्षर हैं, 3 वर्ण, ए, ओ, आ, ए, ओ, आ, ये 3 अक्षर हैं। साव्रत में तो 4 होते हैं वर्ण, ई, उ, साव्रत में ई, उ, उ। फिर अर्धसाव्रत में 2 होते हैं, ए और ओ, ए और ओ, ये हमारी वर्णमाला हो गई। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के जरिए माध्यम से आसानी से आप तक पहुंच सकें। फिर इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा शब्द रचना के बारे में हम सीखेंगे। शब्द रचना क्या होती है, शब्द के रूप कितने होते हैं, सार्थक शब्द क्या होते हैं, निरर्थक शब्द क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में सीखेंगे। अगर हम ज़्यादा बड़ा वीडियो बना देंगे तो आपको देखने में बोरिंग महसूस होने लगे, इसीलिए 30 मिनट 20 मिनट इसी तरह की वीडियो बना रहे हैं ताकि आप बोर ना हो। थैंक यू सो मच।